नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 108 की सीरीज शुरू करेंगे। सीरीज में टोटल 14 चैप्टर होंगे और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा लोक नीति, परिभाषा, प्रकृति, महत्व और प्रकार। चैप्टर से जो प्रमुख प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है कि लोक नीति का अर्थ बताते हुए इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। चैप्टर में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी है, जहां प्रस्तावना हमें यही बताती है कि चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि लोक नीति की परिभाषा क्या है। तो देखिए, लोक नीति को इंग्लिश में पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, यानी कि जनता के लिए नीति। यानी कि लोक नीति का अर्थ है जनता के लिए बनाई गई वह नीतियां जिनके द्वारा प्रशासक अपना कार्य करते हैं। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में किसको ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है? जनता को। अब जनता के लिए सरकार क्या बनाती है? नीतियां बनाती हैं। अब वो जो पॉलिसी बनती हैं, उन पॉलिसियों को जनता के स्तर पर फॉलो कौन करवाता है? सरकारी कर्मचारी, प्रशासकीय वर्ग। तो ऐसे में प्रशासकीय वर्ग जिन नीतियों के अनुसार कार्य करेंगे, उन्हीं नीतियों को हम लोक नीति या सार्वजनिक नीति कहेंगे। तो लोक नीति की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, इसके लिए विभिन्न विचारकों ने अलग अलग राय दी है। सबसे आसान, सबसे सिंपल सी परिभाषा जो मैंने आपको अभी बताई कि लोक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी, जनता के लिए बनाई गई वह नीतियां जिनके द्वारा प्रशासक अपना कार्य करते हैं। तो देखते हैं कि हमारी किताब में कौन कौन सी परिभाषाओं की बात की गई है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम लोक नीति की बात करते हैं तो लोक नीति हमारे संगठित जीवन के अधिकारों की बात करती है। लोक नीति ना तो पूर्ण रूप से निजी है और ना ही व्यक्तिगत है, बल्कि यह सामान्य रूप से स्थापित है। लोक नीति विचार का जो अर्थ है, ये दो अक्षर समूह से बना हुआ है, एक लोक और एक नीति। जब हम लोक की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जनता, या फिर एक बड़े स्तर पर हम बात करते हैं। इसको अलग अलग स्तर पर जब बांटते हैं तो लोकहित, लोक क्षेत्र, लोक मत, लोक स्वास्थ्य। जब भी हम इस टाइप की चीज़ें लोक के साथ जोड़ते हैं तो यानी कि उसका अर्थ हो जाता है सार्वजनिक। यानी कि एक ऐसी चीज़ जो किसी एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर रही, बल्कि उसकी पूरी कम्युनिटी को प्रभावित कर रही है, पूरी सोसाइटी को प्रभावित कर रही है, हो सकता है पूरी कंट्री को प्रभावित कर रही है। लाइक दैट, जब मैं बात करता हूँ लोकहित की तो मैं बात कर रहा हूँ जनता के हित की। हम बात कर रहे हैं पूरे देश की बात की। जब हम बात कर रहे हैं लोक क्षेत्र की, तो यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, जब भी हम वही बात कर रहे हैं कि एक ऐसी क्षेत्र जो किसी एक लोगों को प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि एक बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। ऐसे हम बात करते हैं लोकमत, यानी कि जनता का मत। लोक स्वास्थ्य यानी कि सबका स्वास्थ्य है। तो ऐसे में जब हम लोक शब्द की बात करते हैं तो ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े स्तर पर अपनी कार्यवाहियों को ले जा रहा है। तो ज़्यादातर यह तर्क दिया जाता है कि लोक प्रशासन का जो उदय हुआ है वो राज्य के एक साधन के रूप में हुआ है। यानी कि जब हम जनता पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन BPSC 101 वाली जो सीरीज हमने करी थी, हमने वहाँ पर ये पढ़ा था कि लोक प्रशासन का उदय क्यों हुआ। तो लोक प्रशासन का उदय इसलिए हुआ क्योंकि लोक प्रशासन राज्य को एक साधन मानता है जनता के कल्याण के लिए। तो जनता के कल्याण के लिए जो नीतियाँ बनाई जाएंगी, जनता के संरक्षण के लिए जो नीतियाँ बनाई जाएंगी, वो सभी नीतियाँ क्या कहलाएंगी? लोक नीति। जैसा कि मैक्स वेबर ने कहा भी था, मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत था। तो जब मैक्स वेबर ने नौकरशाही के सिद्धांत की बात करी तो उसने ये कहा कि जब औद्योगिक समाज था तो औद्योगिक समाज में उन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उनके ऊपर प्रशासकीय वर्ग का निर्माण किया गया, नौकरशाही का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत नागरिक सेवाओं के ध्यान रखा गया, लोकहित की सेवा की बात की गई। तो यानी कि लोक नीति की अगर परिभाषा दी जाएगी तो सबसे पहले आप क्या बताओगे? लोक नीति की परिभाषा संकीर्ण अर्थों में नहीं है, बल्कि व्यापक अर्थों में बड़े स्तर पर है, जहाँ लोक का मतलब है जनता और नीतियाँ का मतलब होती है प्लानिंग। यानी कि वह प्लानिंग्स जिनके आधार पर प्रशासक वर्ग अपना शासन करता है। इसके बाद आप बताओगे लोक नीति दो शब्दों से मिलकर बनी है, एक लोक और एक नीति। और लोक और नीति को आप अलग अलग डिफाइन करोगे, जहाँ लोक में आप जनता को डिफाइन करोगे और नीति में आप प्लानिंग की डिफाइन करोगे, कैसे कैसे इन नीतियों का निर्माण हुआ। आगे बात की जाती है, जब हम बात करते हैं आगे नीति को डिफाइन किया गया है। अब तक चैप्टर में लोक को डिफाइन किया गया था।
तो नीति की परिभाषा दी है डेविड स्टॉन ने, जहाँ ये कहते हैं कि ये राजनीतिक व्यवस्था का एक परिणाम होती है। लोक नीति को संपूर्ण समाज के मूल्यों के प्राधिकार द्वारा आवंटन किया जाता है। ऐसी हेनरी परिभाषित करते हैं कि सरकार के द्वारा अपनाए गए और लागू किए गए कार्यविधि का नाम है क्या? नीति। तो यहाँ पर जिन जिन फिलोसफर्स ने, जिन जिन विचारकों ने, जिन जिन राजनीतिज्ञों ने अपने अपने शब्दों में जो परिभाषा दी है, उन सभी परिभाषाओं का सार यही निकलता है कि लोक नीति संपूर्ण समाज के अधिकारों की बात करती है, संपूर्ण समाज को चलायमान रखने के लिए नीतियाँ निर्धारित करती है। तो ये लोक नीति की आप एक डेफिनेशन लिखेंगे और एक दो विचारकों के हिसाब से उनकी भी डेफिनेशन लिखेंगे। अब बात ये आती है कि लोक नीति की प्रकृति कैसी है, यानी कि लोक नीति का निर्माण कौन करता है। तो लोक नीति का निर्माण सीधी सी बात है, किसी भी राज्य में वहाँ की सरकार द्वारा किया जाएगा। तो लोक नीति का निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है, जो कि लोक समस्याओं की अनुक्रिया में होते हैं। देखिए, राजनीति कब तक है? राजनीति जब तक है जब तक राजनीति में समस्याएं हैं। तो राजनीति समस्याओं का अध्ययन करेगी और उसके निवारण के लिए नीतियां बनाएगी, और वही नीति क्या कहलाएंगी? लोक नीति। लेकिन लोक नीति का निर्माण कौन करेगा? तो लोक नीति का निर्माण प्रशासकीय वर्ग या फिर सरकार करेगी। कई बार कहा जाता है कि लोक नीति दो भागों में बांटी जाती है, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। तो लोक नीति को जब हमें समझना है तो इसकी प्रकृति हमें समझनी ही होगी। एक नीति किसी भी प्रकार की हो सकती है। जब हम कोई प्लानिंग करते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, तो पॉलिसी किसी प्रकार की हो सकती है। हो सकता है जनरल हो सकता है विशेष हो सकता है बड़े स्तर पर हो सकता है छोटे स्तर पर हो सकता है बहुत सिंपल सी हो सकता है बहुत जटिल हो सकता है पब्लिक सेक्टर से हो सकता है प्राइवेट सेक्टर से हो सकता है रिटर्न में हो सकता है ओरली हो सकता है स्पष्ट हो सकता है अस्पष्ट हो। कुछ पॉलिसी विवेकाधीन यानी कि बुद्धिमानी से लिए गई निर्णय होंगे, और कुछ गैर विवेकाधीन यानी कि जल्दबाजी में निर्णय होंगे। कुछ गुणात्मक होंगी तो कुछ मात्रात्मक होंगी। तो लोक नीति की इतनी सारी प्रकृति हैं जो कि यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। तो लोक नीति को समझने के लिए कि यह एक कला है और एक कौशल भी है, क्योंकि सामाजिक समस्याओं की पहचान करने के लिए बंदा क्रिएटिव होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए। पॉलिसी ऐसी बनाई जानी चाहिए। पॉलिसी कभी 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं बनाई जाती। पॉलिसी बनाई जाती है जो चिरकालिक हों, लंबे समय तक चलें। लोक नीति ऐसी होनी चाहिए, पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करें, उनकी समस्याओं का हल निकालें। तो लोक नीति एक प्रकार से कौशल होती है, क्योंकि इन कार्यों को पूरा करने के लिए हमें सामाजिक विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। अब समस्या पता क्या आती है? मुझे कार्ल मार्क्स का एक कथन याद आता है कि लोक नीति बनाते समय जो प्रशासकीय वर्ग हैं, उनमें से ऐसे वर्ग हैं कि जो निम्न जनता की समस्याओं को जानते ही नहीं हैं। उन्होंने कभी निम्न जनता की समस्या को फेस ही नहीं किया। अब जो निम्न पदों पर है, उन्होंने निम्न जनता की समस्याओं को फेस किया है, तो उनके पास क्या है? ताकत ही नहीं है कि उन समस्याओं के लिए नीतियां बना सकें। और ऐसे में सरकार आम जनता आम जनता आम जनता कहती रहती है, लेकिन आम जनता की समस्याओं के सरकार दूर कर पा रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लोक नीति एक कौशल है, क्योंकि इन कार्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक विज्ञान की जानकारी जरूरी होनी चाहिए, सोसाइटी की जानकारी जरूर होनी चाहिए। और यहाँ पर हम बार बार जो लोक नीति शब्द का यूज कर रहे हैं, हम वो सरकारी नीतियों की बात कर रहे हैं, जो सरकार द्वारा कार्य करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में चुनी जाती है। हालांकि विशेष या निश्चित स्थान पर कुछ नीतियां कई बार अस्पष्ट होती हैं, कई बार दोषपूर्ण होती है, जिसकी वजह से जनता को हानि उठानी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक नीति दोषपूर्ण हो। जैसा कि इस समय देश में चल रहा है, सरकार कोई भी नीति बनाती है, उसका विरोध होने लग जाता है, बिना ये सोचे, बिना पक्ष और विपक्ष पर चर्चा किए, बिना उन नीतियों को फॉलो करिए कि हाँ वो नीति दोषपूर्ण होगी या अच्छी होगी। तो प्राय जो महत्वपूर्ण नीतियां होती हैं बहुत ही स्पष्टता से तैयार की जाती हैं। इनके लिए कानून, नियम, विनियम, योजनाएं बनाई जाती है और उसके बाद इन नीतियों को लागू किया जाता है। और भारत जैसे देश की अगर बात की जाए या किसी भी देश की बात की जाए, तो वहाँ की लोक नीतियों को सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों द्वारा प्रभावित करता भी है। तो लोक नीतियाँ बहुत विस्तृत भी हो सकती हैं और बहुत सामान्य भी हो सकती हैं भाई, और हमेशा आवश्यक नहीं है कि वो एक दूसरे के समान हो। कई बार क्या होता है, अशांति के वातावरण में, उपद्रव के वातावरण में लोक नीतियाँ क्या हो सकती हैं? अलग हो सकती हैं। हो सकता है सरकारी विभाग बिना किसी प्लानिंग के ही उन पॉलिसियों को फॉलो, जैसे मान ली किस क्षेत्र में दंगे हो रहे हैं, तो किस क्षेत्र में अगर दंगे हो रहे हैं तो उसके लिए ये थोड़ी है कि पहले प्रक्रिया, प्रोसेस, समिति, कमेटी बनाई जाएगी, फिर कानून बनाया जाएगा, फिर फॉलो कराया जाएगा। नहीं, वहाँ पर तत्काल निर्णय लेने पड़ते हैं।
तो यहाँ पर भी लोक नीतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तात्कालिक और एक सामान्य। तात्कालिक ये ना समय की आवश्यकताओं के हिसाब से होती हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा कि 2 साल 2.5 साल लॉकडाउन लगा रहा, तो ये तात्कालिक लिया गया निर्णय था। क्योंकि अगर हम सोचते 5-6 महीने नियम वियम बनाते, विपक्ष वगैरह से सबसे पूछते, देश से राय लेते, इतने में तो आधी जनता निकल लेती। तो लोक नीति की प्रकृति बड़ी व्यापक है भाई। ये संकीर्ण भी हो सकती है, व्यापक भी हो सकती है, ये लचीली भी हो सकती है, कठोर भी हो सकती है, ये लिखित भी हो सकती है, अलिखित भी हो सकती है। तो ये गुणात्मक भी हो सकती है, मात्रात्मक भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आप लोक नीति की प्रकृति को क्या करेंगे, आप डिफाइन करेंगे। आगे बताया गया कि एक लोक नीति छोटी भी हो सकती है, जो किसी विशेष क्रिया को ही शामिल करती है, जैसे कि परिवार नियोजन। जब हम परिवार नियोजन की पॉलिसी सबको सिखाते हैं तो ये लोगों के एक वर्ग या विशेष आयु वर्ग तक ही सीमित रहती है। यह बड़ी भी हो सकती है, जैसे देश में सभी लोगों पर लागू होती है। उदाहरण के लिए कुछ नीतियां समाज में जो निम्न स्तर पर लोग हैं, हाशिए पर पड़े लोग हैं, उनके लिए बनाई जाती है। जैसे कि कहीं पर बाढ़ आई है तो बाढ़ संभावित क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके लिए अलग नीतियां बनाई जाती हैं। स्वास्थ्य के लिए नीतियां बनाई जाती है, शिक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए, आवास के लिए, आर्थिक स्तर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ऐसी नीतियां व्यापक भी हो सकती हैं। लेकिन परिवार नियोजन जैसी नीतियां निजीगत स्तर पर भी हो सकती हैं। इसके अलावा क्या है, समस्या समाधान लोक नीति का प्रमुख प्रश्न है। यानी कि जब भी कोई लोक नीति बनाई जाती है, देखिए अगर हम पर्यावरण के ऊपर नीति बना रहे हैं कि हाँ भाई हम ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे, सतत विकास को बढ़ावा देंगे, यानी कि ऐसा विकास करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी क्या हो सके, सक्षम हो सके, उन्हें भी विकास के अवसर मिल सकें। तो जब हम पर्यावरण के लिए नीति बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण में समस्या आ चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग, आज ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया देख रही है। तो पूरी तरीके से लोक नीति में हम ज़्यादातर समस्याओं के समाधान की ही बात करते हैं। 99.99% जो लोक नीतियों का निर्माण होगा वो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ही होगा। लेकिन बात यह आती है, क्या इसका कोई एक निश्चित लक्ष्य होता है? क्या लोक नीतियों का एक निश्चित उद्देश्य होता है? क्या वास्तव में इस साधन से साध्य की दिशा की ओर जाती है? देखिए, साध्य का मतलब होता है गोल, और साधन का मतलब होता है उस गोल को पाने के लिए हमने क्या रास्ते, क्या चीजें फॉलो करी हैं। तो बात यह आती है, जब लोक नीति समस्या का समाधान करती है तो इसमें किस कार्यों को निर्देशित किया जाता है, इसके लिए किन किन चीजों का मार्गदर्शन लिया जाता है, इनके लक्ष्य क्या होते हैं, इनके उद्देश्य क्या होते हैं, इनका प्रयोजन क्या होते हैं। यानी कि लोक नीति को जो हम एक छोटा शब्द समझ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा शब्द है और हर किसी का बस की नहीं है कि लोक नीति का निर्माण करें। भले ही हम लोक सेवकों को, भले ही हम सरकार को कुछ भी घर बैठकर कह दें। तो हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं और ऐसे में अगर हमें राजनीति विज्ञान की समझ नहीं है तो हम डिग्री लेकर पास हो जाएंगे, लेकिन देश की राजनीति में 1% भी भूमिका नहीं निभा पाएंगे। तो ऐसे में लोक नीति में क्या लक्ष्य है सरकार के, लोक नीति का आकार क्या है, ये जनता के कितने बड़े समूह को प्रभावित करेगी, ये सब चीजें लोक नीति की प्रकृति को क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं। तो आई होप सो लोक नीति की प्रकृति आपको समझ में आई होगी। लास्ट में लोक नीति की एक और प्रकृति की बात कर लेते हैं। लोक नीति की एक प्रकृति पॉजिटिव होती है और एक निगेटिव होती है, यानी कि एक सकारात्मक होती है और एक नकारात्मक होती है। अब ये कैसे होती है? सकारात्मक में जब बात की जाए तो सरकार प्रत्यक्ष रूप से कार्य करेगी, और नकारात्मक की बात की जाए तो लोक सेवक इसे तत्कालिक रूप से क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। कभी कभी लोक नीति कानूनी रूप से बलपूर्वक भी बनाई जा सकती है। कई बार नागरिकों के अधिकारों को उनसे छीन लिया भी जाता है। कई बार जैसे करों का भुगतान करना अनिवार्य है, यदि व्यक्ति उसका भुगतान नहीं करेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, या दोनों सजा एक साथ भी दी जा सकती हैं। तो कई बार सुरक्षा स्थापित करने के लिए भी लोक नीतियां बनाई जाती हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आया कि लोक नीति से आप क्या समझते हो, इसकी प्रकृति बताइए, तो आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप क्या हैं, सक्षम हैं। आगे चैप्टर में लोक नीति का महत्व और उसकी भूमिका का वर्णन किया गया है। आई होप सो लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, ताकि आगे भी वीडियो अपलोड की जाएं। आपके समर्थन के बिना हमें यही नहीं पता चलता कि लेक्चर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए।
तो देखिए, लोक नीति की प्रकृति पर चर्चा करके हमें ये तो पता चल गया होगा कि लोक नीति का महत्व क्या है। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार का निर्माण करा ही इसलिए जाता है ताकि वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे। और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोक नीति एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करती है, क्योंकि कोई भी निर्णय आनन फानन नहीं लिया जा सकते। कोई भी निर्णय ये नहीं कि सो के उठे और निर्णय ले लिया। इसके लिए व्यापक स्तर पर कुछ नीतियां ऐसी बनाई जाती हैं जिसमें संपूर्ण जनता सहमत हो। बिना जनता की सहमति के नीतियों को क्रियान्वित, नीतियों को लागू नहीं किया जा सकता। जैसे अभी फार्मिंग एक्ट आया था, कृषि बिल आया था। कृषि बिल में किसान क्या थे? किसान उस नीति से खुशी नहीं थे, तो नीति कैसे लागू की जा सकती थी? तो ऐसे में सरकार को अपनी नीति वापस लेनी पड़ी। तो यहाँ पर हम लोक नीति के जब अध्ययन करेंगे तो उसके कुछ कारक पढ़ेंगे, जैसे कि सैद्धांतिक कारक और वैज्ञानिक कारक। जब हम सैद्धांतिक कारक या वैज्ञानिक कारक की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति लोक नीति का अध्ययन क्यों करे। तो एक व्यक्ति लोक नीति का अध्ययन इसलिए करे ताकि वो इसकी प्रक्रिया को समझ सके, नीतियों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है ये समझ सके, एक विशुद्ध विज्ञान के ज्ञान को समझ सके, एक व्यवसाय द्वारा इसका प्रयोग कैसे किया जाता है ये समझ सके। यह एक व्यक्ति श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाती है। यानी कि लोक नीति का महत्व इसलिए है, लोक नीति को हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि समाज के लिए क्या हो रहा है ये हम समझ सकें। लोक नीति को आप निर्भरता का रूप मान सकते हैं, इसे स्वतंत्रता के रूप में परिवर्तित या स्वीकार कर सकते हैं। देखिए, अगर हर एक व्यक्ति किसी को भी लोक नीति का ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या होगा? कोई भी कानून बन जाएगा और कोई भी कानून जनता में लागू करवा दिया जाएगा। अब देखिए, जो साधारण जनता है, अब आप तो लोक नीति का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप क्या है? आप जनता के लिए क्या करेंगे? मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन देश की 70% जनता जिसने लोक नीति पढ़ी नहीं है, जो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रही है, या जिन्होंने डिग्री ली है बिना पढ़े वो पास हो गए हैं, अब उनका सीन क्या है? उनका सीन ये है, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। कोई भी कानून आ रहा है, उनसे पूछा जाए, हाँ जी आप विरोध तो कर रहे हो, कानून क्या है? तो कहेंगे जी पता नहीं, कुछ तो है। तो सरकार क्या पॉलिसी ला रही है, हमें समाज के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, सरकार अच्छी है या बुरी है, ये हम कुछ मापदंडों से नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते हमारे गली की सड़क नहीं बनी तो सरकार बुरी है, या हमारी गली की सड़क और नाली बहुत अच्छी है तो सरकार बहुत अच्छी है। तो इसलिए लोक नीति का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और वो भी सैद्धांतिक और वैज्ञानिक रूप से, ताकि हम ये जान सकें कि समाज को किस प्रकार से आकार दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए जब हम बात करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण किया जाए, तो हम ये भी देखते हैं कि औद्योगिकरण नीतियों के विषय को आकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन कर रहा है? उद्योग कर रहे हैं। तो ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें कौन सी नीति? ये नहीं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए केवल पेड़ उगाओ पेड़ उगाओ पेड़ उगाओ, नहीं। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा पर्यावरण को प्रदूषित कौन कर रहा है, पर्यावरण के क्या क्या प्रभाव हैं, पर्यावरण की कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे में एक नीति दूसरी बहुत सारी प्रकार की नीतियों से प्रभावित होती है, और इसके लिए हमारे को एक साइंटिफिक समझ होनी चाहिए। ये नहीं कि हम परंपरागत और रूढ़िवादी नीतियों में ही फंसे हुए हैं। तो इसलिए लोक नीति का सबसे पहला महत्व क्या है? ये सैद्धांतिक होती है और ये वैज्ञानिक होती है। ये समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करती है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स के बारे में हमें बताती है। दूसरी बात क्या है? राजनीतिक कारण। हमें लोक नीति की क्यों पढ़ना चाहिए, लोक नीति का क्या महत्व है? तो राजनीतिक महत्व क्या है इसका? तो जो लोग राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं वो लोक नीति का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो जनता पर शासन करना चाहते हैं, उन्हें तो लोक नीति का अध्ययन करना ही करना चाहिए, ताकि हम समाज की प्राथमिकताओं को समझ सकें और उसी के आधार पर नीतियों का निर्माण कर सकें। देखिए, कई बार बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि सरकारी नौकरी के लिए तो पढ़ना पड़ता है, और सरकार बनाने के लिए अनपढ़ लोग भी सरकार चला लेते हैं। भाई अनपढ़ लोग सरकार कैसे चला लेते हैं? भाई अनपढ़ लोग सरकार इसलिए चला लेते हैं क्योंकि अनपढ़ लोग वोट डाल रहे हैं। तो अगर शिक्षित लोगों की सरकार बननी है तो लोक नीति का अध्ययन करिए ना, और उस अध्ययन के बाद समाज में अपनी भूमिका भी अदा कीजिए। इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ने के बाद हम एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये भी तो समस्या है, समाज उदासीन है। तो लोक नीति का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो राजनीतिक कारण क्या है? इसमें हमें क्या करना चाहिए?
इसका अध्ययन इसलिए करना चाहिए ताकि हम राजनीतिक लक्ष्य अगर हमने प्राप्त करना चाहते हैं, समाज की प्राथमिकताओं को समझना चाहते हैं, समाज की ज़रूरतों को समझना चाहते हैं और उसे पूरा करने के लिए अपने प्रयास करने चाहते हैं, तो इसलिए हमें लोक नीति को पढ़ना ही चाहिए, ताकि प्रशासन की कार्यवाही में जितने ही मुद्दे होते हैं उन्हें हम समझ सकें, लोक महत्व के जितने ही मुद्दे हैं उसे हम समझ सकें और राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकें। तो राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के विद्यार्थी और विद्वान इस विषय से संबंधित होते हैं कि सरकार को समुचित लोक नीतियों के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये वो चिंतन करते हैं, वो मानते हैं कि विषयों की तत्कालिक और राजनीतिक समस्याओं पर मौन या निस्सहाय नहीं रहना चाहिए। यानी कि राजनीति को जो तत्कालिक समस्याएं हैं उन पर मौन नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको ख़त्म करने के लिए उन समस्याओं को बड़े स्तर पर नीतियाँ तैयार करनी चाहिए। और नीतियाँ भी गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। ये नहीं कि दुनिया भर की नीतियाँ फॉलो कर दे सरकार, दुनिया भर की नीतियाँ बना दे सरकार और वो नीतियाँ किसी काम की ना हो, केवल कागजों में वो नीतियाँ दिखें। जैसे कि आजकल कहा जा रहा है रोजगार देंगे, लेकिन वो सिर्फ रोजगार देंगे तक है, दिया नहीं जा रहा। आगे आर्थिक और सामाजिक सुधारने के लिए शक्तिशाली दृष्टिकोण। हमें लोक नीति का महत्व भाई इसलिए भी है, लोक नीति इसलिए ही पढ़नी चाहिए क्योंकि ये लोकतांत्रिक सरकार का एक घटक है। यह आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बात करता है। इसमें जनता के संरक्षण की बात की गई है, इसमें जनता के कल्याण और भलाई के लिए बात की गई है, इसमें सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र को बड़े स्तर पर नीतियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर बहुत सारी नीतियाँ दिखाई गई हैं, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार उन्मूलन अधिनियम सरकार द्वारा बनाया गया। इसी प्रकार से वन अधिकार अधिनियम बनाया गया, राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति नीति बनाई गई, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नीतियां बनाई गई हैं, दहेज प्रथा का उन्मूलन करने के लिए नीतियां बनाई गई हैं, बाल विवाह को खत्म करने के लिए नीतियां बनाई गई हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 12 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं का बलात्कार करने वाले लोगों को फांसी की सजा यानी कि मृत्युदंड सजा देने का अध्यादेश जारी किया है। तो देखा जाए तो लोक नीति हर स्तर तक है। जब देश में भारी आक्रमण हो तो देश की एकता और अखंडता बड़ी प्रभावित करती है। ऐसे में देश की एकता और अखंडता के लिए भी नीतियां बनाई जानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसी नीतियां जो समुचित स्तर पर पूरे समाज को प्रभावित कर रही हैं, आर्थिक स्तर को प्रभावित कर रही हैं, राजनीतिक स्तर को प्रभावित कर रही हैं, तो इसलिए लोक नीति को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो अगर क्वेश्चन आया लोक नीति का महत्व क्या है, तो भी आप इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या हैं, सक्षम हैं। इसके अलावा आगे भी है अभी बात कि लोक नीति भविष्य निर्माण का साधन है, क्योंकि कोई भी लोक नीति ये नहीं है कि 1-2 घंटे के लिए बनाई जा रही है, 1-2 दिन के लिए बनाई जा रही है। लोक नीति का इम्पैक्ट दूरदर्शी होना चाहिए। लोक नीति एक क्षेत्र के रूप में भविष्य निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण रचना तंत्र है, समाज की बेहतरी के लिए भविष्य निर्माण से संबंधित है। इसका हिस्टोरिकल अध्ययन भी किया जाता है, क्योंकि वर्तमान नीति को समझने के लिए समस्या का ऐतिहासिक अध्ययन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ताकि भविष्य में उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे ये हमें पहले से पता हो। हम जब भी कोई नीतियाँ बना रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई, तो ये तो हो गया इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फिर हमें ये देखना चाहिए कि इस नीति को बनाने से भविष्य में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो इसलिए जितनी भी नीतियाँ बनाई जाती हैं वो भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, इसलिए भी हमें लोक नीति का अध्ययन करना चाहिए। अब बात ये आती है कि लोक नीति के प्रकार क्या हैं। तो लोक नीति के हमारे चैप्टर में जो प्रकार दे रखे हैं वो मुख्य रूप से 6 प्रकार दे रखे हैं, जिसमें से पहला है वितरणात्मक नीतियाँ। देखिए वितरण का मतलब ही हमें पता चल रहा है बांटना। तो इस समाज के उस स्तर तक नीतियाँ बनाई जाएंगी, उस स्तर के लिए नीतियाँ बनाई जाएंगी जो हाशिए पर हैं, जिन्हें कभी समाज का लाभ नहीं मिला। तो सामान्य शब्दों में वितरणात्मक जो नीतियाँ हैं ये किसी विशेष हित समूह को लाभ पहुँचाने के लिए बनाई जाती हैं। इन्हें एक छोटे समूह के हितों को साधने के लिए होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे खाद्य राहत सरकार देती है गरीबों को, फॉर्म अनुदान समुदाय के कमजोर वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देती है। इस तरह के जो हित कार्य होते हैं ये होती हैं वितरणात्मक नीतियाँ। ऐसे दूसरे नंबर पर पुनर्वितरणात्मक नीतियाँ। पुनर्वितरणात्मक नीति यानी कि दोबारा से बंटवारा। इसमें क्या होता है, संपत्ति की असमानता की बात की जाती है, सामाजिक वर्गों के नागरिक अधिकारों की बात की जाती है, कुछ मूल्यवान वस्तुओं का बंटवारा जोड़ तोड़ या छल कपट से करने की इच्छा होती है। यहाँ पर पुनर्वितरणात्मक अगर नीतियों की बात करें तो इसका उद्देश्य होता है कि जनता को लाभकारी चीज दिखाकर राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना। जैसे कि हमें पता है कि देश में अल्पसंख्यकों को अधिकार मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार चुनाव के समय पर क्या करती है, हाँ भाई कि माइनॉरिटीज़ के लिए ये है, माइनॉरिटीज़ के लिए वो है, और ऐसा करके वो क्या करना चाहती है, अधिकारों के नाम पर वोट लेना चाहती है। तो अगर हमें लोक नीति की समझ ही नहीं आए, जो भाई पॉलिसी पहले से ही है, देश के संविधान के लागू होने के बाद ही माइनॉरिटीज़ के लिए, इसके अलावा SC ST OBC और महिलाओं के लिए लगातार अधिकारों की बात लिखी गई
और उनके ऊपर लगातार अधिनियम बने। लेकिन आज 70 साल बाद भी वो समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही है? जातिवाद जैसी समस्या क्यों नहीं खत्म हो रही है? क्योंकि सरकारों ने खुद ही इसे बनाए रखा है। क्योंकि जब तक समस्या तभी तो राजनीति है। तो पुनर्वितरणात्मक नीतियां वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन इन नीतियों का जो पर्पज होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ प्राप्त करना होता है। एक होती है विनियामक नीतियां। विनियामक नीतियां वो नीतियां होती हैं जो व्यवसाय के आचरण के साथ शासित होती हैं। ये विनियमित उद्योगों पर स्तर को आरोपित करते हुए प्रत्यक्ष व्यक्ति के व्यवहार को बदलने का प्रयास करती हैं। कई बार विवादों में आ जाती हैं, जैसे कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय बार परिषद यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय फार्मेसी परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद। ये सब ऐसी नीतियों के उदाहरण हैं जो अलग अलग व्यवसाय के मानकों को बनाए रखने और उनका संरक्षण करने के लिए बनाई जाती हैं। यानी कि ऐसी नीतियां जो किसी विशेष क्षेत्र के लिए बनाई जाती हैं और उससे संबंधित जितने भी कार्यालय हैं उनको ये शासित करती हैं। आरबीआई भी इसी के अंतर्गत आता है। संवैधानिक नीति मुद्दे, तो 1972 में लोवी ने इसको शामिल किया था। संवैधानिक नीति मुद्दे इसमें क्या होता है? इसमें संस्थाओं का पुनर्गठन किया जाता है। प्रत्येक मुद्दे विभिन्न शक्ति कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं। राजनीतिक नीतियों के कार्य के रूप में उनके विचारों की हालांकि आलोचना की गई लोवी के, जैसे कि सरलता से अधिक प्रणाली विज्ञान के रूप में इसमें शंका की जांच की और कमी को प्रदर्शित किया है। विरोध नीति मुद्दे में क्या होगा कि हाँ भाई सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है और उस पॉलिसी को क्या करना है, फॉलो नहीं करना है, तो समाज का एक वर्ग क्या करेगा? विरोध करेगा, जिसमें विपक्षी दल भी होंगे। तो इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्तिगत या सामूहिक के लाभ के लिए मुद्दों का निर्माण किया जाता है कि हाँ भाई इससे क्या है, किसी राजनीतिक दल की छवि अच्छी हो रही है तो वो क्या करेगा? किस चीज़ का विरोध करेगा। मानव घटना या प्राकृतिक लोक नीति या युद्ध वगैरह की और या तकनीकी परिवर्तन होंगे, इन सब के लिए क्या होगा? विरोध किया जाएगा। सौदेबाजी की नीति के मुद्दे, सौदेबाजी की नीति के मुद्दे मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। ये लागत और लाभ के आधार पर होते हैं। इसमें ये देखा जाता है किसी भी नीति का निर्माण करते समय कि इसकी कॉस्टिंग क्या होगी और इसका प्रॉफिट क्या होगा। अब कॉस्टिंग और प्रॉफिट ना सिर्फ आर्थिक आधार पर देखा जाता है बल्कि राजनीतिक आधार पर भी देखा जाता है। यानी किसी नीति को बनाते हुए सरकार को अगले चुनाव में फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उस नीति का निर्माण होगा। पहला ये तो हो गया राजनीतिक मुद्दा। आर्थिक मुद्दे में यह है कि किसी नीति को अगर हम बना रहे हैं किसी जनता के लिए तो उसमें कितना बजट लगेगा और बजट का बंटवारा कैसे कैसे किया जाएगा। तो इसे सौदेबाजी की नीति का मुद्दा कहा जाता है, जहां कॉस्टिंग और प्रॉफिट की बात की जाती है। आगे चैप्टर का एक निष्कर्ष दिया है। आई होप सो चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैप्टर से जो प्रश्न बनते हैं वो यही बनते हैं कि लोक नीति से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा देते हुए इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए, या फिर लोक नीति से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि लोक नीति क्या है, लोक नीति की प्रकृति छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक भी हो सकती है। लोक नीति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यदि हम सत्ता में अपना भूमिका निभाना चाहते हैं। और लोक नीति के 6 प्रकार, जिसमें से वितरणात्मक, पुनर्वितरणात्मक, विनियामक, संवैधानिक, विरोध नीति मुद्दे और सौदेबाजी की नीति मुद्दे हमने अध्ययन किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।